नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत व्याकरण का नया टॉपिक देखने जा रहे हैं, समास। और इससे आपको 8 से 10 नंबर का प्रत्येक वर्ष आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस साल भी आएंगे और आपको 10 में 10 नंबर ज़रूर मिलेगा। हम आपको इस तरीके से बताएंगे भी और ऐसे शॉर्ट नोट प्रोवाइड भी करेंगे। तो आप लोग जैसे कि क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। आपको क्लास में ज्वाइन कर दिया जाएगा। पीडीएफ और जो नोट्स है वो सारा कुछ आपको मिल जाएंगे। और आप जैसे कि आपका एग्ज़ाम अब नज़दीक आ रहा है तो आपका तैयारी भी बेहतर होंगे। अभी ज़्यादा आपका छूटा हुआ नहीं है और जो क्लास छूट भी गए हैं वो सारे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने संधि विच्छेद का सारा संधि विच्छेद करना भी जाने थे और उसको जोड़ना भी, संधि करना भी जाने थे। तो और उसके रिगार्डिंग जो भी संभावित क्वेश्चन थे, जो भी आया हुआ क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग समास का सारे भेद देखेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, समास क्या है, इसकी एग्जाम्पल जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको निश्चित रूप से ये समास आज के बाद दिक्कत नहीं रहेंगे। तो समास का हम आपको शाब्दिक अर्थ बताते हैं। समास का अर्थ ही है संक्षेप, मतलब कोई बड़ा सा बड़ा चीज़ है उसका संक्षेप रूप करना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। लेकिन उसका एक अर्थ भी बनना चाहिए। परस्पर और भी बहुत सारे शब्द को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है, लेकिन उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी बना दे। यदि उसका परस्पर अर्थ निकल रहा है तो उसी को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं। यहाँ पे क्या दिया है संस्कृत में, अनेक पदा नाम एक पदी भाव समास, मतलब अनेक पदों को परस्पर मिलाकर जो एक पद बनता है उसी को समास कहते हैं। अगर संस्कृत में लिखना हो तो आप ये लिख सकते हैं, अनेक पदा नाम एक पदी भाव समास। या आप इस तरह हिंदी भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर पूरा मिलेगा। हिंदी में क्या लिखना है कि अनेक पदों का परस्पर मिलाकर एक पद बन जाना ही समास कहलाता है। मतलब एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो और वहाँ से क्लियर होगा आपका कि अनेक पद को मिलाकर जब एक बन जाता है, उसका कोई शाब्दिक अर्थ निकलता है, उसी को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और जानते हैं जैसे कि उसे और अदर शब्दों में हम लोग देखें, दूसरे शब्दों में, उसे दूसरे शब्दों में भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पद विभक्त चिन्ह को छोड़कर एक हो जाता है। जब दो या दो से अधिक शब्द विभक्त चिन्ह को छोड़कर एक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, इसमें क्या दिया है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप। क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ ही होता है क्या, संक्षेप। ये हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि समास का मतलब ही क्या होता है, संक्षेप, मतलब उसे छोटा रूप में लिखना और उसका परस्पर मतलब होनी भी चाहिए। देखिए नोट में क्या दिया है, पद क्या दिया, विभक्ति से युक्त शब्दों को पद कहते हैं। मतलब विभक्ति से युक्त शब्द को पद कहते हैं तथा पदों के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। यदि पदों का कोई अर्थ निकल रहा है तो उसको पदार्थ कहते हैं। समास में अलग अलग पदों का विग्रह कहा जाता है। मतलब समास में अलग अलग पदों का विग्रह कहा जाता है। पहले वाले पद पूर्व पद कहलाता है। जैसे दो शब्द से मिलकर बनाया तो पहले वाला जो पद होगा वो पूर्व पद कहलाएगा, एवं बाद वाले पद को क्या कहेंगे, उत्तर पद कह सकते हैं हम। पहले वाले पद को पूर्व पद और बाद वाले पद को उत्तर पद। या आपको विसर्ग और प्रत्यय पढ़ना पड़ेगा, उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग किसको बोलते हैं, प्रत्यय किसको बोलते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। उसमें भी पहले और बाद वाले को क्या कहा जाता है वो हम आपको बताएंगे। वो भी इसी तरीके से डिफाइंड किए जाते हैं, वो और भी इजी होते हैं। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो जैसे अब एग्जाम्पल पर चलते हैं, आप लोग समझ गए होंगे समास किसे कहते हैं। यदि आपको लिखना रहेगा एग्ज़ाम में, यदि आपको लिखना है तो उसको क्या लिख सकते हैं, अनेक पदों का परस्पर मिलकर
एक पद का बन जाना ही समास कहलाता है। या दो या दो से अधिक पद विभक्ति चिन्ह को छोड़कर जब एक नया पद बनाता है तो उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और आप ये बीच वाला नहीं लिखिएगा, हम आपको बता रहे हैं, ये वाला नहीं लिखिए, ये नोट समझाने के लिए एग्जाम्पल दे सकते हैं एक दो। और आप लिखिएगा कि समास के कितने भाग होते हैं, तो 6 प्रकार के समास होते हैं। कितने प्रकार के, तो 6 प्रकार के। वो सारे हम आपको बताते हैं, जैसे कि क्या है, तत्पुरुष, द्वंद्व समास, द्विगु समास और अव्ययीभाव समास। उसके बाद होता है बहुव्रीहि समास। क्या कितने हो गए, तो 4 हम लोग देख लिए, और एक और आपका 5 देख लिए। एक और हम आपको बता देते हैं कि नग्न समाज कहते हैं, और एक का है मध्यम पद लोपी समाज कहते हैं। और 8वां आपका मतलब कि इसमें अगर ये 2 को हटा देते हैं, ये हम लोग जनरली नहीं पढ़ते, तो 6 रखा जाता है। लेकिन आपके संस्कृत वाला में ये भी दे दिया है, जैसे कि अलूक समास, ये सब उतना नहीं है, लेकिन कर्मधारय ये आपको ज़रूरत है। जो ज़रूरत है हम वो आपको बताएंगे। तो जैसे कि या ये भी लिख सकते हैं कि समास के निम्न भेद है, जैसे कि यहाँ पर भी दे दिया है, जैसे कि समास के भेद है, निम्न भेद याद नहीं है। देखिए जहाँ पर आपको कंफर्म नहीं है कि कितने भेद है, तो वहाँ पर ये मत लिखिए कि इतने भेद होते हैं, 6 भेद। अगर आपको याद नहीं आ रहा था तो गलती हो गया, लेकिन ये तो लिख सकते हैं ना कि समास के निम्न भेद होते हैं। उसमें हम क्या लिखेंगे, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। ये आपका जो 6 समास है ना, ये इम्पोर्टेंट है। ये 6 समास आप लिख दीजिएगा, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययीभाव समास। ये समास आप जरूर लिखिएगा। हम आपको सारे समास पढ़ाएंगे, 8 हम पढ़ाएंगे, लेकिन ये 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल पर चलते हैं, समास का एग्जाम्पल। अब तो समास आप लोग समझ गए होंगे। जो भी अभ्यर्थी नॉर्मल से नॉर्मल अभ्यर्थी होंगे वो भी समझ गए होंगे, इसीलिए हम बार बार उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि समास क्या होता है, अनेक पदों से मिलकर जो एक पद बनता है, या समास का शाब्दिक अर्थ ही होता है संक्षिप्त, तो उसी को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। या दो से अधिक विभक्ति पद, 2 या 2 से अधिक पद अपने विभक्ति को छोड़कर एक नया पद बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। समास के निम्न भेद है, ये आप लिख सकते हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययीभाव। इस तरीके से आप समास का भेद भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, क्या दिया है, और यह किस समास की जो भेद है वो किस समास के भेद में आते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है कि राजा पुत्र, तो ये अलग अलग दिया है। राज्य पुत्र दिया है, तो इसके मतलब कि राजा हो गया, या संस्कृत में राज्य भी लिखा जाता है, तो राज्य पुत्र उसको क्या कहा जाता है, राज का पुत्र, मतलब राज्य पुत्र। इसको मतलब विभक्ति चिन्ह को हटाकर इसको एक मिला दिया है। इसका जो अर्थ कहना चाह रहे थे वो अर्थ भी यहाँ पर दिया गया है। जैसे यहाँ पर दिया है माता च पिता च, इसको एक जगह क्या लिखे, माता पित्र, क्या लिखाएगा वो माता पित्र। वही दिया है कि लंब उदरम यस्य स, मतलब कि जिसका उदर हो लंबा, मतलब उसको क्या कहा जाता है, लंबोदर कहा जाता है। एग्जाम जैसे हम लोग लंबोदर किसको बोलते हैं, गणेश जी को बोलते हैं। जिसका उदर हो लंबा, मतलब पेट हो लंबा, उसको क्या कहते हैं, लंबोदर। और लंबोदर गणेश जी के लिए ही ये शब्द आए हैं, मतलब कि मूल रूप से उसी के लिए ये लंबोदर शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पर दिया है कि विष्णु पश्चात, तो उसका मतलब एक अर्थ बनेगा, क्या बन जाएगा, अविष्णु, क्या बन जाएगा, अविष्णु। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। आपको ये भी हमने आपको बता दिए कि समास के भेद क्या क्या है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्विगु है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व है, अव्ययीभाव है, नज्ञ है, मध्यम पदलोपी है, अलूक तथा उपवाद समास है। ये आप 6 समास को जरूर ध्यान में रखें। ये 6 से ही आपका क्वेश्चन आते हैं, और ये 6 ही जनरली पूछे भी जाते हैं। तो चलिए हम लोग तत्पुरुष समास समझ लेते हैं।
हार्ड नहीं है, 1-2 बार पढ़िए, हम आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। वो थोड़ा सा व्यस्त थे इसलिए आप लोगों का नोट्स प्रोवाइड नहीं हो पा रहे थे, अब आप लोगों का नोट्स मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोगों को इवनिंग वाले में अब हम लोग सोशल साइंस को कुछ ड्रॉप करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव था साइंस का कुछ चैप्टर देखेंगे, क्योंकि सोशल साइंस में हम लोगों ने ज़्यादा टॉपिक कवर कर चुके हैं, इतिहास, उसके बाद हम लोगों ने भूगोल भी शायद कवर कर चुके हैं, और हम लोगों ने उसमें एक और सब्जेक्ट कवर किए हैं, आपदा प्रबंधन कवर कर चुके हैं, तो उसको थोड़ा रोकेंगे और साइंस को कंटिन्यू करेंगे। और इधर तो जो चल रहा है संस्कृत हिंदी वो चलेगा ही। आप लोग हम पे ट्रस्ट रखिए, आपका सिलेबस पूर्ण रूप से आपके एग्ज़ाम से पहले समाप्त होंगे, और जहाँ से क्वेश्चन आता है वो सारा कुछ तो हम आपको क्लियरली पूरे अच्छे से बताएंगे ही। कह रहे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष क्या समास होते हैं? उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, मतलब इसमें किसका प्रधान दिया जाता है। सब जो समास का भेद है उसमें यही आपको पता लगेगा कि इस समास में किसका महत्व ज़्यादा है, किसका प्रधानता दिया गया है। जिस समास में उत्तर पद के अर्थात उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता रहती है, मतलब जिसमें उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता दिया जाता है, उसी से उस शब्द का अर्थ निकलता है, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राज्य सभा, राज्य सभा क्या हो गया, उसका मतलब मिलकर क्या बनेगा, राज्य सभा। तो इस तरीके से आप मतलब नीचे भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो उत्तर पद मतलब पहले वाले जो पद है उसके ही मतलब इसमें क्या रहती है, प्रधानता रहती है। जैसे अगस्त गत, अगस्तम गत क्या हो जाएगा, विग्रह करेंगे तो अगस्तम गत। धनहीन तो क्या होगा, धनेन हीन, मतलब क्या है, उसके पास क्या चीज़ का कमी है, धन की कमी है, तो धन की प्रधानता है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं राजकुमार, तो राज्य कुमार, कौन सी कुमार है, तो राजकुमार, राज्य मतलब राज्य के कुमार है, तो इसको मतलब किस पद की प्रधानता है, तो इसमें आपको जैसे कि प्रथम पद कह सकते हैं या उत्तर पद कह सकते हैं, उस पद की इसमें प्रधानता रहती है, तो उसको क्या कहते हैं, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास उसको कहा जाता है। जैसे यहाँ पर इसमें से आप ऐसा नहीं कि इसमें से हार्ड आपको सुनना है, इसमें आप देख लीजिए आपको कौन सा इजी लग रहा है, उसी को आप ध्यान में रखें। जैसे कि पाठशाला है तो पाठ्य से जोड़ शाला, पाठशाला ये दो से मिलकर बना है, इसमें प्रधानता किसका है, पाठ्य का है, किसका है, पाठ्य का है। जैसे विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, तो विद्या का घर है, आलय मतलब घर, तो आलय तो किसी में जोड़ सकते हैं लेकिन उसमें प्रधानता किसका है, विद्या का, तो विद्या आलय। तो उसी तरीके से पाठशाला है तो इसमें प्रधानता किसका, पाठ्य का। जैसे यहाँ पर राष्ट्रपति दिया है, राष्ट्रीय पति, अगर अलग करेंगे तो राष्ट्रीय क्या होगा, पति हो जाएगा। अब पति का मतलब ये मत समझिएगा कि पति पत्नी वाला पति है, हस्बैंड, ये मतलब राष्ट्रपति मतलब राष्ट्र का पिता भी कहा जाता है। इसमें मतलब क्या है, मतलब पति है लेकिन किसका, राष्ट्र का, तो क्या हो जाएगा, इसमें किसकी प्रधानता आपको दिख रहा है, राष्ट्र का, मतलब पर किस कौन से पद की, तो आपको इसमें उत्तर पद की, पहले वाले पद की प्रधानता नजर आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं जिसमें उत्तर पद की प्रधानता रहती है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे यही दे सकते हैं, राज्य सभा, तो राज्य सभा मिलकर क्या बन जाएगा, राज्य सभा। तत्पुरुष समास के कई एग्जाम्पल है, ये आपको नीचे में दिए गए हैं। उसके बाद हम लोग द्वंद्व समास देखते हैं। द्वंद्व समास इजी ही है, 1-2 बार आप रिवाइज करिएगा, और किस तरीके से पेपर में लिखना है वो हम आपको और भी अच्छे तरीके से और भी बताएंगे, शॉर्टली हम और भी उसमें बताएंगे। पहले आप लोग ये समझ लीजिए होता क्या है। द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, इसमें उत्तर में हम लोगों ने उल्टा हम लोगों ने समझ लिया। उत्तर मतलब बाद वाला होता है, मतलब जैसे जिसमें बाद वाले पद की प्रधानता रहती है उसको क्या कहते हैं,
मतलब तत्पुरुष समास कहते हैं। और द्वंद्व समास किसको कहते हैं? इसमें दोनों पद की प्रधानता रहती है, पूर्व पद की भी और उत्तर पद की भी, पहले वाले पद की भी और बाद वाले पद की भी, दोनों पद की प्रधानता रहती है। ऐसी नहीं है कि एक ही पद का उसमें प्रधानता है, उसमें एक ही पद की प्रधानता देखने को मिल रही है, सिर्फ उत्तर पद की जो बाद वाले पद होती है। जैसे राज्य सभा, सभा मतलब है किसका? तो राजा का सभा है। द्वंद्व समास, उसमें हम लोगों ने कंफ्यूज हो गए थे। क्या कि कह रहा है कि द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद की प्रधानता होती हो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे कि यथा धर्म, यथा जैसे मतलब कि एग्जाम्पल दिया है, यथा धर्म च अर्थ, मतलब कि क्या है इसमें धर्म और च हो जाएगा, मतलब कि धर्म का भी अर्थ है, च का भी अर्थ है। तो ये दोनों पद का जब अर्थ होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे पिता पुत्रो, पिता का भी अर्थ है, पुत्र का भी अर्थ है, पिता च पुत्रश्च। तो ये मतलब विग्रह करने पर ये मिल रहा है, तोड़ने पर, जैसे संधि विच्छेद में तोड़ते थे। जैसे यहाँ पर दिया है कि राम लक्ष्मण, राम का भी अलग अर्थ है, लक्ष्मण का भी अलग अर्थ है। तो इस जिसमें दोनों शब्दों का मतलब कि पूर्व पद का भी अर्थ हो और उत्तर पद का भी प्रधानता हो, दोनों पद की यदि प्रधानता हो तो उसको क्या बोलते हैं? हम द्वंद्व समास बोलते हैं। कौन से समास बोलते हैं? तो द्वंद्व समास बोलते हैं। जैसे पाप पे पुण्य हो गया, पाप पुण्य हो गया, सुख दुख हो गया, राम लक्ष्मण हो गया, कृष्ण जैन हो गया, हरि हरो हो गया, पिता पुत्र हो गया, ये सब क्या हो गया? इसमें दोनों पद, गरीब धनी हो के धनिक हो गए, तो ये क्या हो गया? जिसमें दोनों पद की प्रधानता हो। जैसे छिपा लोटा हो गया, ये भी एग्जाम्पल रहता है। और उसके बाद हम यदि बात करें तो और भी बहुत सारा होता है, मतलब जिसमें आप सोच सकते हैं जिसमें दोनों पद की प्रधानता रहती है तो उसको क्या बोला जाता है? द्वंद्व समास। द्वंद्व और दिग्गु में कंफ्यूज नहीं होइएगा, दिग्गु में काउंटिंग वाले शब्द आता है जिसमें संख्या का चिन्ह हो, लेकिन द्वंद्व में दोनों शब्द की प्रधानता रहती है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो द्वंद्व समास आप समझ गए, जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद की प्रधानता हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। कोई एक उदाहरण आप ले लीजिए इसमें से, पाप पुण्य भी ले सकते हैं, छिपा लोटा भी ले सकते हैं, पिता पौत्र भी ले सकते हैं, राम लक्ष्मणों भी ले सकते हैं, इसमें से कोई भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सुख दुख भी लिख सकते हैं, इसमें दोनों का, सुख का भी अलग अर्थ है, दुख का भी अलग अर्थ है, दोनों शब्द की प्रधानता है। तो यदि ऐसे मतलब आपको एग्जाम्पल मिले तो उसे झट से बोल दीजिए। आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि यह किस समास का उदाहरण है, तो यदि दोनों शब्द की प्रधानता दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये द्वंद्व समास है। और जिसमें उत्तर पद की, बाद वाले पद की प्रधानता दिखे, मतलब कि उसी शब्द से इसका अर्थ निकल रहे हैं बाद वाले पद से, तो वो तत्पुरुष हो जाएगा। अभी देख चुके हैं, अगला देख लेते हैं। ज़्यादा हम नहीं देखेंगे आज, नहीं तो आप लोग फर्स्ट डे ही कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका और कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि महापुरुष, महान है जो पुरुष, ये भी क्या है कि द्वंद्व समास का ही उदाहरण है। महानदी, मतलब दोनों की महानता है, यहाँ पर महा की भी यहाँ पर महानता है और नदी का भी यहाँ पर क्या है? अपना अर्थ है। महादेव, महान है देव, देवों में जिसको महान भी कहा जाता है, तो ये भी किसका उदाहरण है? ये सारे किसका उदाहरण है? तो द्वंद्व समास का उदाहरण है। इतने सारे उदाहरण हम आपको बता दिए हैं। तो इसके बाद हम लोग दिग्गु समास देख लेते हैं। दिग्गु समास, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिग्गु और द्वंद्व को दोनों के एक साथ देखेंगे तो अच्छा रहेगा, मतलब आपका कन्फ्यूजन भी ज़्यादा नहीं होंगे। इसमें ज़्यादा समास दे दिया गया है, वैसे आप लोग 6 समास को कंठस्थ याद रखें, वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कह रहा है कि दिग्गु समास क्या होता है? दिग्गु समास संख्या पूर्वे दिग्गु, मतलब कि जिसमें संख्या शब्द जिसमें लगेगा तो वो समझ जाना कि वो क्या है? दिग्गु समास का उदाहरण है। जिस समास में पूर्व पद, पहले वाले पद में संख्यावाची पद दिखे और उत्तर पद संज्ञा हो, मतलब कि पहले वाले जो पद है वो संख्यावाचक हो, मतलब उसमें संख्या का बोध कराता हो, और उत्तर पद, बाद वाले पद में क्या हो? संज्ञा। संज्ञा आप जानते हैं, संज्ञा भी पढ़ाएंगे आपको। तो बाद वाले पद क्या हो? संज्ञा हो, तो उसे क्या कहते हैं? दिग्गु समास। तो आप लोग समझे, जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। तो त्रिभुवन क्या है? मतलब त्रि मतलब 3 का बोध हो रहा है, और भुवन मतलब क्या हो गया?
समाहार तो क्या हो गया, त्रिभुवन। और उसके बाद सप्तऋषि एग्जाम्पल हो जाए, मतलब 7 ऋषि। उसी तरह से त्रिशूल भी उदाहरण होंगे, त्रिदेव भी इसी का उदाहरण होंगे। उसके बाद यदि हम बात करें तो पंचगव्यम भी इसी का उदाहरण होंगे। किसका, तो दिग्गु समास का, जिसमें क्या है, संख्यावाचक शब्द है, उसमें चमन्नी अठन्नी ये सब भी आते हैं दिग्गु समास में। और उसमें हमने आपको याद रखने के लिए द्वंद्व में क्या बताए थे, छिपा लोटा याद कर सकते हैं। और दिग्गु में आप क्या रख सकते हैं, चमन्नी अठन्नी ये सब आता है, जो इस सब का भी किस में आता है, तो दिग्गु समास में ही आते हैं। त्रिशूल, त्रिभुवन, त्रिदेव, ये सब क्या है, मतलब 3 है। मतलब जो पहले वाला पद है वो संख्या का बोध करा रहा है, और बाद वाले जो पद है वो क्या कर रहे हैं, वो मतलब कि उत्तर पद संज्ञा का बोध करवा रहे हैं। तो ऐसे समास को क्या कहते हैं हम लोग, दिग्गु समास कहते हैं। क्या उनसे समास कहते हैं, तो दिग्गु समास कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि द्वंद्व समास क्या है, दिग्गु समास क्या है, तत्पुरुष समास क्या है। एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं, आपको हम याद भी करवाएंगे। इस ऐसा नहीं है कि हम आपको ऐसे तैसे पढ़ा देंगे। समास क्या है, कि मतलब कि समास का शाब्दिक अर्थ ही है कि संक्षेप रूप, मतलब कि अनेक पदों को मिलाकर जब एक पद बनाया जाता है तो उसी को समास कहते हैं। या दूसरे शब्द में, दूसरे अर्थ में उसको ये भी कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पद विभक्ति चिन्ह को छोड़कर, जो अपने अर्थ पर जा रहा है उसको छोड़कर एक नया पद बना देता है, तो वो भी क्या कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। दोनों में से कोई भी आप एक याद रख सकते हैं, और पूरा लिखते हैं तो आपको और भी अच्छी बात है। उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी समास का उदाहरण दे सकते हैं, या सब समास से एक एक उदाहरण दे सकते हैं। राजपुत्र, त्रिदेव भी दे सकते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें तो द्वंद्व समास से भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। धनी, राम लक्ष्मण तो याद रहेगा। अभी आप सबको पता है कि अयोध्या में श्री राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा है वो स्थापित हो रहे हैं, और कल के डेट में आप लोगों को सारा कुछ देखने को मिलेंगे। और आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये हम सब के लिए गौरव की बात है, और हम सब को देखने का मौका मिल रहा है। इससे पहले और भी जो मंदिर थे या प्राण प्रतिष्ठा स्थापित गए थे बड़े मंदिरों का, वो हम लोग नहीं देख पाए थे। हम लोगों के रीजन में नहीं हुआ था, क्योंकि वो बहुत सारे मंदिर आप घूमे होंगे, वो बहुत पहले निर्मित किया गया है, तो वो हम लोग नहीं देख पाए। तो इसके आप लोग वहाँ जा नहीं सकते हैं, तो सब तो वहाँ जा नहीं सकते हैं, तो आप लोग लाइव भी देख सकते हैं। आपको अभी तो ऑनलाइन की दुनिया है, तो आप लोग लाइव भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हम भी देखेंगे, सारे जो है आप सब देख सकते हैं। तो ये आप समझ गए कि समास क्या है, समझ गए। उसके बाद समास के भेद पर आएंगे, कि अगर समास के बारे में लिखा जा रहा है, यदि आपको 2 नंबर का है तो इतने लिख के छोड़ देंगे, समझ गए। अगर 5 नंबर में पूछ रहा है कि समास के बारे में बताइए, समास का कौन कौन भेद है, तो ऐसे पूछेगा, तो ये लिख देंगे समास के बारे में कि अनेक पदों का परस्पर मिलकर एक पद बन जाना समास कहलाता है। अर्थात 2 या 2 से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर एक हो जाते हैं, तो उसे समास कहते हैं। एग्जाम्पल में कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब लिखेंगे कि समास के भेद, समास के निम्न भेद है। क्या लिखेंगे, समास के निम्न भेद है। तत्पुरुष समास देख लीजिए कैसे तत्पुरुष है। एक बार आप लोग अगर मेहनत जो कर रहे हैं, वो लोग निश्चित मेहनत करिए, एक बार कॉपी पे जरूर लिखिएगा, वीडियो को रोक के एक बार अपने कॉपी पे लिखिएगा। इससे आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको माइंड में रहेगा। आप भूल भी जाइएगा तो आपको मतलब माइंड में रहेगा। और तत्पुरुष कैसे लिखा जा रहा है ये आप लिखिएगा, तो आपको मतलब लिखने पर आपके दिमाग में रहेंगे, राइटिंग भी अच्छा बनेंगे। तो आप लोग ज़रूर इसको लिखिएगा, थोड़ा समय दीजिएगा, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएंगे। जब तैयारी कर ही रहे हैं, एग्ज़ाम देना ही है, तो अच्छे से देंगे। तो समास के क्या है, निम्न भेद होते हैं। कौन कौन, तत्पुरुष, कर्मधारय, दिग्गु, बहुवीर्य, द्वंद्व समास,
अव्ययीभाव समास। और ये आप लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो ये 6 जरूर लिखिएगा। जैसे कि नज्ञ दिया गया है, मध्य पद लोपी दिया गया है, अलूक तथा उपपद समास दिया गया है। ये सब उतना मतलब कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये 6 हमने जो आपको बताए थे ये आपके लिए ज़रूरी है। वैसे हिंदी व्याकरण में तो 6 ही दिया रहता है, संस्कृत में आप लोगों को दे दिया, बढ़ा दिया गया है। इसमें लगभग कितना कर दिया है, 7 8 9 10 कर दिया है। तो इस तरीके से हमने आपको तत्पुरुष समास समझा दिए कि जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, मतलब बाद वाले पद की। जिस समास में उत्तर पद की भी अर्थ की प्रधानता हो, उसी के अर्थ की प्रधानता हो, उसको क्या कहते हैं, मतलब उसी के अर्थ से, मतलब उस शब्द का अर्थ निकाल रहा हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राज्य सभा, मतलब सभा किसका है, तो राजा का सभा है, तो राज्य सभा हो गया। उसी तरीके से क्या है कि धनहीन, क्या चीज़ में वो हीन है, तो धन में हीन है, धने हीन। इसमें उत्तर पद की क्या है, प्रधानता है। उसी तरीके से हम लोग सेकेंड देखे थे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, जिस समास में दोनों पद की प्रधानता हो, उत्तर पद भी और पूर्व पद भी, तो उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे क्या है कि पिता पौत्र, पुण्य पाप, दुख सुख, इसमें तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, राम लक्ष्मण। इसके बाद हमने आपको छिपा लोटा बताए थे, ये सारे क्या है, द्वंद्व समास का ही एग्जाम्पल है। इसके बाद हम आपको दिग्गु समास पे ले जा रहे हैं। दिग्गु समास, यहाँ पर भी द्वंद्व समास के एग्जाम्पल दिया गया है। दिग्गु समास क्या है, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, यानी कि जिस समास में पहला पद संख्या का बोध करवा रहा हो। ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस समास में पहला पद या पूर्व पद संख्या का बोध करवा रहा हो और उत्तर पद संज्ञा हो, तो उसे क्या कहते हैं, दिग्गु समास। जैसे कि पंचगवम, मतलब पंच मतलब क्या, 5 का बोध करवा रहा है, गवन मतलब क्या, गाँव का समाहार, मतलब तो क्या हो गया, पंचगवम। उसके बाद है त्रिभुवम, सप्तऋषि, त्रिलोकी, त्रिदेव, अठन्नी चवन्नी, ये सब भी हमने आपको बताए थे। ये सब किसका है, दिग्गु समास का उदाहरण है, जिसमें संख्या शब्द आपको पूर्व में देखने को मिले, संख्यावाचक शब्द हो, तो वो दिग्गु समास का उदाहरण होते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे, आप लोग फर्स्ट क्लास है तो आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लगने लगेंगे, इसलिए हम लोग आपको 2 बार रिवाइज करके, कितने बार रिवाइज करके, 2 से 3 बार हमने एक शब्द को बोले हैं, समास को कितने बार रिपीट किए हैं, ताकि आपके रिवाइज भी हो जाए और आप अच्छे से कंठस्थ रख सके, ताकि आप एग्ज़ाम तक इसे कैरी करके लिख सके। और ज़रूर इसको लिखने का प्रयास करिएगा, इसीलिए हमने आपको 3 ही बताए हैं। और लिखिएगा, एक एग्जाम्पल लिखिएगा तो आपके माइंड में भी ये रहेगा कि हम किस एग्जाम्पल को लिखने जा रहे हैं, तो ज़रूर लिखिएगा और एक कॉपी पे ज़रूर लिखिएगा, राइटिंग भी बन जाएंगे और ये याद भी हो जाएगा। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल इसमें इतना ही रहने देते हैं। और जो भी अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं वो सारे कैंडिडेट क्लास ज़रूर ज्वाइन कर ले और अपनी तैयारी को बेहतर बना ले, ताकि आपके पास अब समय बहुत ज़्यादा है नहीं, कम ही समय है और 8 सब्जेक्ट पढ़ना है, 1-2 सब्जेक्ट तो है नहीं, 8 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो अभी से लग जाइएगा, तभी आपकी तैयारी बेहतर होंगे। वैसे हम आपकी सारे सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे ढंग से करवा रहे हैं और इजी वे में करवा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होंगे। साथ में लास्ट में हम आपको शॉर्ट नोट भी देंगे ऑल सब्जेक्ट का, जो कि आपके एग्ज़ाम में वहीं से क्वेश्चन आएंगे भी। पहले हम सारे चैप्टर का सारा कुछ पढ़ा देते हैं और उन्हीं को फ़ायदा होंगे जो सारा कुछ पढ़े रहेंगे, सारे टॉपिक पढ़े रहेंगे, उसी को पता चलेगा कहाँ से हमको किस टॉपिक में लिखना है, नहीं तो उल्टा पुल्टा लिख दीजिएगा। इसलिए आप लोग क्लास ज़रूर ले लेते हैं।